थीफ एंड थिएटर। हजार बार समझाई है फिर भी गलती। तुमरा ध्यान तुमरे मन की तरह है, साफ दिखत रहे। ई कलकत्ता रहे लोग भागे आवत है का खातिर। ऊ तो पड़ोसी होवे की खातिर एहसान कर दिए। जौन बित्ती सी भनक होती तुम्हारी नीयत की, कभऊ अपन पैसे से टिकट कटवा तुमको यहाँ नहीं लगाते। सारन का गुस्सा बस लफ्जों तक सीमित रहा। अपना पूरा गुस्सा एक ही बार में उतार कर समर को गिरी हुई छीनी पकड़ाकर ये कहते हुए, लो और अब काम पर लगो, मुड़कर वापस दूसरी मंजिल की तरफ जहां वो पुताई कर रहा था वहां चला गया। समर ढीले हाथ से छीनी को घुमाते हुए सारन की बात को कानों के बाहर ही छोड़कर बाहर की टंकी पर कंक्रीट मारने लगा। माँ बाप तो बहुत पहले ही समर को छोड़ दुनिया से चले गए थे। बचा था एक चाचा जो किसी तरह ही उसे पालता, मगर बहुत कम वक्त में उसे भी बेरोजगारी निगल गई। पड़ोस में रहने वाली सारन की बीवी ने जब समर को अकेला देखा तो उसे समर के बिगड़ने का अंदेशा हुआ। चाचा के रहते समर के चोरी करने की शिकायत उसने सुन रखी थी। उसने सारन से कहकर उसके साथ काम पर लगाने को कहा। अपनी जिंदगी सुधारने के लिए तो नहीं, मगर किसी तरह पैसों के लालच में वो कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में आखिरकार बैठ ही गया। 2 महीने गुजर गए थे, मगर न तो समर किसी भी काम को दिलचस्पी से करता और ना ही सीखने की कोशिश करता। कोई कुछ कहता तो कुछ वक्त नजरें झुकाकर ऐसा मासूम चेहरा बना लेता कि बिन माँ बाप के इस बच्चे पर लोगों को तरस आ ही जाता। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सड़क के दूसरे किनारे पर जब एक आलीशान गाड़ी आकर रुकी और लगभग उसी की उम्र का एक लड़का बाहर निकला तो ख्यालों की एक अलग दुनिया में वो खुद को उससे भी बड़ी गाड़ी में बैठे सोचने लगा। अब होना क्या था? इतने में कॉन्ट्रैक्टर जो बालकनी के विंडो का मेजरमेंट ले रहा था, उसने ये सब देख लिया। अब कौन डांटने के लिए 2 माला उतर कर जाए, तो उसी के बगल वाले कमरे में जहां सारन था वो पहुंच गया और सारन पर गरियाने लगा। और सारन ने सूद समेत वही गालियां नीचे जाकर समर को सुना दी। रात हुई और समर 8 लोगों के कमरे में सारन के बगल में बगैर किसी हिचकिचाहट के सो गया। उसे क्या ही फर्क पड़ता था किसी के कुछ कहने से। उसका कोई मकसद भी तो नहीं था। बस जो चीज आलिशान लगती कुछ वक्त के लिए उसके लिए ख्वाब देखने लगता, मगर अगले ही पल इस तरह भूल जाता जैसे कभी देखा ही ना हो। समर बस रात को दिन का इंतजार करता और दिन होते ही रात का। यही वो पिछले 2 महीने से कर रहा था। हालांकि पूरा पूरा दिन सारन के साथ रहने का एक फायदा जरूर हुआ कि जो वो पहले घर से चोरी छुपे कभी एक आध सिगरेट पी लेता था, वो आदत छूट गई। अगले दिन साइट पर कॉन्ट्रैक्टर ने सभी लोगों को बुलाया और उनसे कहा, ब्रिज से थोड़े ही दूर एक काम चल रहा है, कुछ मजदूरों को यहाँ से वहाँ जाना होगा, तो तुम में से 20 लोग वहाँ चले जाओ। यह कहकर उसने एक पर्ची में लिखे वो 20 नाम बोलने शुरू किए। उनमें आखिरी नाम था समर का। उसके काम की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर उससे परेशान हो चुका था। सारन ने कॉन्ट्रैक्टर से दरख्वास्त की कि वो या तो उसे भी वहाँ लगवा दे या समर को यहीं रहने दे। इस शहर में वो नया है और उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी भी है। कॉन्ट्रैक्टर ने तपाक से जवाब दिया, कौन सा तुम्हारा सगा लगता है वो, और तुम्हारी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। चलो अब काम पे लगो। सारन की भी तो जिंदगी थी, घर था, सो वो उससे ज़्यादा और कुछ बोल न सका। समर को मगर किसी तरह की कोई भी हिचक नहीं थी। उसके लिए जब घर छोड़ कलकत्ता आना ही मुश्किल न हुआ, तो एक ही शहर में अलग जगह भला क्या सताती। वो उन 19 लोगों के साथ हो लिया। सारन ने भी खुद को ये दिलासा दिला लिया कि शाम को तो वो एक ही रूम पर रहेंगे। नई साइट पिछले से बहुत छोटी थी। नए 20 लोगों के अलावा वहाँ बस 12 लोग और थे। उन्हीं 12 लोगों के दरमियान एक शख्स उसी की बराबर उम्र और ठीक उसी की जैसी सोच लिए था। फ़र्क बस ये था कि समर को बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी और पुनीत बगैर बात किए हाथ चला ही नहीं सकता था। पहले ही दिन काम पर उसने समर पर अपने बातूनेपन का प्रकोप डाल दिया। शुरुआत में हाँ ना में समर ज़रूर कुछ जवाब दे रहा था, मगर दोपहर का खाना खाने के बाद तो मानो उसे पुनीत से बैर सा हो गया। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। खैर दिन इसी तरह गुजरा और साथ ही हफ्ता। एक दिन जब समर के पास खाना खाने के पैसे खत्म हो गए और पुनीत ने अपने खाने के 2 हिस्से किए, तब कम से कम समर को यह एहसास तो हो गया कि पुनीत कैसा भी हो
बुरा तो नहीं है। और कभी कभी वो उसके साथ शाम को काम के बाद बाजार में घूमने निकल जाने लगा। एक दिन किसी चाय की दुकान से निकलते वक्त पुनीत ने पूछा, पैसे कमाने हैं? समर ने उसके बातूनेपन को नज़रअंदाज करते हुए कोई जवाब नहीं दिया। पुनीत ने फिर पूछा, बोलना पैसे कमाने हैं? अभी भी बात हल्के में लेते हुए उसने मगर जवाब दिया, किसे नहीं कमाने? तुझे कमाने हैं या नहीं? इस बार पुनीत ने कुछ जोर दिया। समर ने एक पल उसके चमकते हुए चेहरे को गौर से देखा और कहा, हाँ, मगर क्या हुआ? चल मेरे साथ। पुनीत एक पल में मुड़कर उसे अपने पीछे चलने का संकेत देकर आगे बढ़ा। रास्ता बहुत छोटा था। शायद समर और पुनीत की गरीबी ही कुछ लंबी और बड़ी थी। रास्ते में जितनी भी दफ़ा समर ने कुछ भी पूछना चाहा, जवाब में मिली सिर्फ पुनीत की खामोशी। आखिर में वो एक थिएटर के सामने आकर रुके। अब शायद वक्त आ गया था जवाब देने का। पुनीत ने कहा, ये देख मेरी जान, कलकत्ते की शान। समर उन इटैलिक फॉन्ट में लिखे बड़े इंग्लिश लेटर्स को पढ़ने की कोशिश करने लगा। पुनीत ने उसका ध्यान खींचते हुए कहा, जैकपॉट है ये अपने लिए। देख, तुझे सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुझे शायद ज़रूरत है। लखपति से लेकर दिहाड़ी तक सब आते हैं यहाँ, बस जगह अलग अलग होती है। ऐसे ऐसे नाटक होते हैं इसमें कि लोग पता नहीं क्यों बेहोश होकर देखते हैं। हमें बस उनकी इसी बेहोशी में चुपके से हाथ साफ करना है। ये था इस कहानी का पहला हिस्सा। इसका अगला और आखिरी हिस्सा मैं सुनाऊंगा अगली कहानी में।